अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आप सब ने एक जनरल वर्ड सुना होगा कोऑर्डिनेशन का। जब हम स्कूल्स में जाते हैं, एडमिशन करवाने जाते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें सुनने को मिलती है जी, कोऑर्डिनेटर से मिल लें जाके, फलां जगह पे हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है। जो एक वर्ड है कि ये कोऑर्डिनेटर्स हैं, फलां कंट्रोल रूम है, दोनों वर्ड्स को पहले डिस्कस करेंगे कि दोनों वर्ड्स का क्या मतलब होता है। जो वर्ड है कोऑर्डिनेटर का, कोऑर्डिनेट, को कहते हैं साथ, ऑर्डिनेट कहते हैं हेल्प आउट करना, साथ मदद देने वाला, हेल्प आउट करने वाला, कोऑर्डिनेटर। दैट मे बी अ मेल और फीमेल, कुछ भी हो सकते हैं, वो जेंडर का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मुझसे पूछते हैं सर जी कोऑर्डिनेटर मेल होते हैं फीमेल होते हैं? तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंस्टीट्यूट क्या है, सिस्टम क्या है। तो जो हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब पहली चीज की तरफ आते हैं कि कोऑर्डिनेटर्स होते क्या हैं। तो जब हम कोऑर्डिनेटर का वर्ड अपने माइंड में लेके आते हैं तो पहली चीज जो मैं आपके सामने मैंने डिस्प्ले की है, द वर्किंग टुगेदर। मतलब कोऑर्डिनेटर क्या होता है? जो साथ मिलके काम करवाता है, वर्किंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलके काम करवाता है। किसमें? किसके काम? डिफरेंट सिस्टम्स के। सिस्टम एक हमारा पूरा सिस्टम है ना, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट सिस्टम है। इस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर होने वाले रिफ्लेक्सेस को, चेंजेस को, होम्योस्टेसिस प्रोसेसेस को कंप्लीट अप करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है। अब वो जो सिस्टम है वो एक सिस्टम डिफरेंट सिस्टम से मिलकर बना है। जैसे हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पूरा बॉडी डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना है। बेसिक्स इसके अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम्स, और वो ऑर्गन सिस्टम्स एक इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं। इसी तरह से हमारा एक बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, और उन सिस्टम्स की जब आपस में वर्किंग कंबाइन होती है, जब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, किसी एक ऑर्डर में काम करते हैं, इसलिए ताकि वो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकें, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब अगर हम जनरल लेवल पे बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन क्या है कि एक अगर मुझे कोई एक टास्क मिला है, मेरी फॉर एग्जांपल ये ड्यूटी है कि अगर मैंने स्कूल में जाना है तो मैंने सारे स्कूल का डेटा कलेक्ट करना है। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं हर एक बच्चे से उसका डेटा नहीं ले सकता, वो मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना काम टीचर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। टीचर्स क्लास के सीआर्स पे, सीआर्स कलेक्ट करेंगे डेटा, वो अपने टीचर को देंगे, टीचर मुझे देंगे। इस तरह से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वर्किंग होती है। सो दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स मिलके एक काम परफॉर्म करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब दूसरी चीज कंट्रोल की तरफ जाते हैं। कंट्रोल क्या है कि एक वो पावर है, वो रेस्ट्रेन करने की भी है और रेगुलेट करने की भी है। ऐसी पावर जिससे हम कोई काम कर भी सकते हैं और उसको करने से रोक भी सकते हैं, मनाही भी कर सकते हैं कि हमने ये काम करना है या नहीं करना, दैट इज अवर कंट्रोल। मैंने खाना खाना है या नहीं खाना, दैट इज माय कंट्रोल। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें अगर मैं खाना ना खाऊं तो मैं क्या हो जाऊंगा, ऑटोमेटिकली बीमार पड़ जाऊंगा, मेरा बॉडी वीक हो जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस जिनका कंट्रोल हमारे पास है, लेकिन उसके आउटमोस्ट उसके अदर सर्कमस्टांसेस भी हैं। तो कंट्रोल क्या है? द पावर ऑफ रेस्ट्रेन, स्टॉप, रिमूव करना, रोकना, रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रिक्शन लेना, एंड रेगुलेट, और उस चीज को मेंटेन करना अपने डेली सिस्टम्स के अंदर, डेली स्केड्यूल्स के अंदर। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ रेस्ट्रेनिंग एंड रेगुलेटिंग। अच्छा, अब इससे होता क्या है, अब उस पावर से कोई एक प्रोसेस स्टार्ट भी हो सकता है और वो प्रोसेस उससे रुक भी सकता है, वो प्रोसेस अपनी नॉर्मल रूटीन में चल भी सकता है, और उस प्रोसेस को कंप्लीटली स्टॉप भी किया जा सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताता हूं कि हमारी बॉडीज ने एक चीज को इंटरप्रेट किया है कि अगर जो है कोई भी बर्तन अगर आग के ऊपर पड़ा हुआ है, मतलब उसको हम गर्म, अगर वो उसके नीचे आग लगी हुई है, हम कभी भी उसको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते। पहले क्या करते हैं, हम कुछ चीज कपड़ा उठाते हैं, देन उससे उसको होल्ड अप करते हैं। क्यों हम उसको डायरेक्ट होल्ड अप क्यों नहीं करते? रीजन क्या है कि हमारे माइंड ने, हमारे कंट्रोल सिस्टम ने उस चीज को इंटरप्रेट ऐसे किया है कि ये चीज हॉटर है, जब हम इसको टच करेंगे तो हमारा बॉडी क्या है, वो जलने का खतरा है। जब हमारे बॉडी ने इस चीज को इंटरप्रेट किया हुआ है तो कभी भी ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम उस चीज को जानते हुए भी
टच करें विदाउट एनी सोर्स ऑफ सेफ्टी। तो ये हमारे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है। हमारा बॉडी कुछ चीजों को रेस्ट्रिक्ट करता है, कुछ को रेगुलेट करता है। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से मुराद ये है कि डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को, डिफरेंट बॉडी के अंदर होने वाले फंक्शंस को प्रॉपर एक सिस्टम के जरिए मेंटेन करके उसको प्रॉपर एक सीक्वेंस में ला के और उसमें से देखना है कि कौन सी चीजों को हमने कंट्रोल करना है, कौन सी चीजों को मूव ऑन लेके चलना है साथ। दिस इज इन जनरल कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये जनरल बात है। अब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं तो हम क्या कहता हूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कैसे होती है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और सेकंड आ जाती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है कि हमारी बॉडी है कंप्लीट, इस बॉडी के अंदर होने वाले सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हमारा ब्रेन है और इसकी बैक साइड में हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। हमारे ब्रेन से लेकर हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक जितना भी सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर दो चीजें हैं, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट थ्रू नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, आज लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 भी नहीं, लेक्चर 3 में हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद लेक्चर 4 to 5 में स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्या होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है कि अब अगर एक तो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, दूसरी चीज सेकेंडली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हमारे पास एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो ग्लैंड्स जिसमें मौजूद होते हैं, जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ऐसी कोऑर्डिनेशन जो एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए होती है, जिसमें सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, जिसमें ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, और हार्मोन्स की सिक्रीशन से जो चीज कंट्रोल एंड कंट्रास्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द एंडोक्राइन सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन दोनों मिलके ही एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम को रन अप करते हैं। अगर ये चीजें दोनों ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर सिस्टम रन अप और मूव नहीं कर सकता। अब एक जनरल बात अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें है एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाती है, हमारे पास एल्जीज आ जाती हैं, हमारे पास बैक्टीरियाज आ जाते हैं। उनमें जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है दैट इज ओनली इन ह्यूमंस। अब आप लोग ये सोचेंगे सर ह्यूमंस में भी जो होती है तो हम ह्यूमंस को क्यों नहीं मेंशन करते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को ये बात कि ह्यूमंस आर सोशो एनिमल्स। तो जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो ह्यूमंस को सेपरेटली इंक्लूड करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसमें एनिमल्स के साथ ही एनिमल्स की कैटेगरी में ही ह्यूमंस को ऐड कर देते हैं। दूसरा, एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है, याद रखना है आप लोगों ने, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होगी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होगी। मगर जो प्लांट्स हैं उनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन कभी भी नहीं होगी, उनमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। दे आर नॉट लिंक्ड विद nervous coordination because they don't bear any brain or spinal cord like structures or these organs completely। उनके बॉडीज में सिर्फ और सिर्फ हार्मोन सिक्रेटिंग हार्मोनल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे, जो उनकी ग्रोथ मूवमेंट्स टुवर्ड्स द सन, जो भी मूवमेंट्स उनके उनको कंट्रोल कर रहे थे, एपिकोटाइल मूवमेंट्स, हाइपोकोटाइल मूवमेंट्स, स्टेट डेवलपमेंट्स, सारी चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल कर रही होती है। तीसरा नेक्स्ट हमारे पास बेसिक टॉपिक शुरू होता है कोऑर्डिनेटेड एक्शन का। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारी डेली लाइफ के ऊपर बहुत असर करते हैं। तो हमारे जो एक्शंस हैं हमारी डेली लाइफ के ऊपर कैसे असरअंदाज होते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा ये चीज कि अगर मेरी एक आदत है कि मैं डेली जो है ना घर से निकलते हुए अपनी यूनिफॉर्म को एक दफ़ा आउटर जो मिरर मेरे घर के बाहर लगा हुआ है मैं उसमें चेक करता हूँ। मैं अपने पहले शूज़ को चेक करता हूँ, क्या मेरे शूज़ पॉलिश हैं, क्या उनकी फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पॉलिश हैं, क्या मेरा बेल्ट जो है मेरे शूज़ के अकॉर्डिंग है, क्या मेरी जो पैंट है वो मेरी शर्ट के कंट्रास्ट में है या नहीं है, क्या मेरे जो बाल हैं आज वो मैंने उनको प्रॉपर कंघी किया या नहीं किया, क्या मेरे नाखून कटे हुए हैं या नहीं हुए, क्या मेरे कफ ऊपर हैं या नीचे हैं, क्या जो मेरी ड्रेसिंग है जिस ऑफिस में जिस जगह मैं जा रहा हूँ क्या उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर मैं चीज डेली चेक करके जाता हूं और एक दिन मैं इस चीज को चेक नहीं करता तो मेरे बॉडी में वो पूरा दिन एक डिस्टर्बेंस क्रिएट रहेगी कि आज कोई चीज मिसिंग है, देयर इज समथिंग मिसिंग, जो आप उसको बार बार आप मेंटली टॉर्चर होते रहेंगे कि यार कुछ देयर इज समथिंग मिसिंग, आई हैव मिस समथिंग। वो हमारे कौन से होते हैं, वो एक्शंस होते हैं, देयर आर एक्शंस। लेकिन ये जनरल बात है। अब अगर बात करता हूं मैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन की,
दैट इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेटेड एक्शन दैट इज लिंक्ड विद कोऑर्डिनेशन, जो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा है। अगर मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेटेड एक्शन की, तो डेफिनेशन मैंने यहां आपके सामने डिस्प्ले की है। एनी एक्शन दैट हैज बीन ऑर्डर्ड कोऑर्डिनेटेड विद वन और मोर अदर एक्शंस। इस बात का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा एक्शन जो एक या एक से ज्यादा हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो काम है, या हमने एक से ज्यादा सीक्वेंसेस से उसको लेके चल रहे हैं, उसकी मदद से उसको कर रहे हैं। मतलब क्या है कि एक काम है, अगर उसको हेल्प आउट करने के लिए 10 बंदे लग रहे हैं, तो दैट इज अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। क्यों? वो एक या एक से ज्यादा लोगों की मदद से कंप्लीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिल्डिंग डेवलप कर रहा हूं, बिल्डिंग बना रहा हूं, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर मुझे 10 मजदूर लगते हैं, दैट 10 पीपल आर द कोऑर्डिनेट्स, वो कोऑर्डिनेट्स हैं, और उनकी मदद से जो बिल्डिंग बनेगी, दैट इज माय कोऑर्डिनेटेड एक्शन। तो एक ऐसा काम जिसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट पैचेस, डिफरेंट सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, डिफरेंट एक्शंस लग रहे हैं, दैट सिस्टम या दैट एक्शन परफॉर्म बाय डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड एक्शन। एक ऐसा एक्शन जिसको कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, दैट एक्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड एक्शन। तो अगर कोऑर्डिनेटेड एक्शन की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन को कंप्लीट करने के लिए 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टिमुलस, देन रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पांस। 5 चीजें होती हैं, हर एक को हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से होते हैं और किस किस तरह से होते हैं। सबसे पहले चीज मैं आ जाता हूं स्टिमुलस के ऊपर। स्टिमुलस क्या है? आप लोग जब गर्मियां आती हैं तो पतले कपड़े पहनते हैं, हाफ स्लीव शर्ट्स पहनते हैं, नीचे ट्राउजर निकर्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं। जब सर्दियां आती हैं वही आप लोग होते हैं, प्रॉपर शूज, टाइट ट्राउजर, फिट ट्राउजर्स, देन उसके ऊपर आपकी क्लॉथिंग्स, देन आप अपर जैकेट्स, देन जैकेट्स के अंदर आपकी स्वेटर्स, इतनी कवरिंग कर लेते हैं। क्यों करते हैं? आपको कौन सी चीज़ है जो बताती है कि अभी आपको सर्दियों वाले सूट्स पहनने हैं? अभी सर्दियाँ आ रही है ना, अभी आप में से हर बंदा जाएगा, अच्छी अच्छी जैकेट्स ढूंढेगा। सर्दियाँ आती है ना, प्यार मोहब्बत का मौसम, खिज़ां खत्म होती है, स्प्रिंग आती है, देन इट इज़ अ लवली वेदर्स, इंजॉयबल वेदर्स होते हैं। उनमें हम क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी ड्रेसिंग्स करते हैं, हमारा चेहरा खिला खिला सा रहता है, हम इंजॉय कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि आपने इस चीज़ को एंजॉय करना है, इस चीज़ को अपने इस पर आपने ऐसा रिस्पॉन्स देना है, इस पर आप लोगों ने पीछे हट जाना है, इस पर आप लोगों ने आगे आना है। दैट आर स्टिमुलसेस। वो स्टिमुलस जो होते हैं हमें बताते हैं कि अब सिचुएशन क्या है और आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज द स्टिमुलाई, इट इज द चेंज इन एनवायरनमेंट। वो चेंज एनवायरनमेंट में हमारे इंटरनल भी हो सकती है और हमारे बॉडीज के बाहर एक्सटर्नल भी हो सकती है। अब इंटरनल चेंज से क्या मुराद है? आप बीमार हो जाते हैं, अगर आपको सर्दी का बुखार हुआ है तो इकट्ठे हो जाते हैं ना, और जब गर्मी का बुखार हो जाए तो पसीने नहीं खत्म होते आप लोगों के। जब आप लोगों की अंदर एब्नॉर्मैलिटी आती है तो वो आपका बॉडी उसको डिटेक्ट करता है और आपको कहता है मेरे बच्चे उठो ना, चलो डॉक्टर के पास चेकअप करो, मैं ठीक नहीं हूं, तुम ठीक नहीं हो, चेकअप करो जाओ। और अगर एनवायरनमेंट में बाहर को चेंज आता है, जैसे सर्दी गर्मी है, मैंने जनरल एग्जांपल दी, तो आपका उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस होता है। दिस इज द स्टिमुलस। ऐसा जो एक रेस्पॉन्स को प्रोवोक करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल सिचुएशंस और इंटरनल सिचुएशंस, दिस इज कॉल्ड द स्टिमुलस। और स्टिमुलस जो है दैट इज टच, लाइक डिफरेंट स्टिमुलस, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूं मैं, रिस्पॉन्स की तरफ। अच्छा, जो स्टिमुलस है इसको जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स डिटेक्ट करते हैं दैट आर कॉल्ड द रिसेप्टर्स। कि अब एक स्टिमुलस है उसको जो ऑर्गन्स डिटेक्ट करेंगे दैट डिटेक्टर्स आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मींस रिसीवर्स, जो रिसीव करते हैं, जो इंटरप्रेट करते हैं। जो भी स्टिमुलस आता है ऐसी चीजें जो उसको रिसीव करती हैं, इंटरप्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड द रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होती हैं, टच, टेस्ट, हियर, स्मेल एंड, पांचवी कौन सी होती है? स्मेल। और कौन सी होती है ये आप लोगों ने मुझे बताना है। 5 हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी मकसद की प्यारी सी चीज दे, आपके सामने खाना आ गया, ठीक है, अगर आपके सामने खाना है तो कौन सी सेंस जो मैंने आपको नहीं बताई वही आपकी आएगी ना, वही
मुंह में से आपके बिरयानी, जिन लोगों को बिरयानी मुझे पसंद नहीं है, तो मेरे लिए बिरयानी आती है तो मेरे लिए थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल हो जाता है कि बिरयानी आ गई है। मुझे तो ये जो होती है ना खट्टी खट्टी चीज़ें वो अच्छी लगती हैं, ठीक है, जिसमें दही ज़्यादा हो, जैसे अचार गोश्त हो गया, कौरमा, आई लाइक दिस थिंग। तो आप लोगों को कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं? आपकी जो स्टिमुलस हैं, जो रिस्पॉन्सेज हैं, आपके जो स्टिमुलस जो आता है वो किस चीज़ को देख के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है? आपके रिसेप्टर्स किस चीज़ को देख के तो लालें टपकाते हैं, जो आपके टंग के होते हैं? ये आप लोगों ने मुझे बताना है। तो क्या है कि अगर हमारे सामने अच्छा मजेदार लजीज खाना आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारी जो जुबान होती है वो उसके अकॉर्डिंग सलाइवा प्रोडक्शन शुरू कर दी। हम जो कहते हैं कि जी मुंह में पानी आ गया, दैट वाटर इज द सलाइवा, जो उस फूड को देख के हमारे मुंह में आ जाता है। तो वो जो सलाइवा है, दैट सलाइवा इज द इंडिकेटर कि आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हमें कोई बाहर से, जैसे आप मेरी आवाज आ रही है, दिस इज अ रिसेप्टर ऑफ साउंड, जो आपकी ईयर सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, दिस इज अ रिसेप्टर्स ऑफ आईज, जो आपको मुझे दिखा रहे हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। हमारे बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन का डायग्राम के जरिए मैं समझाता हूं कि कैसे रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 हैं, उसको इंडिकेट करेंगे, कोई भी इंडिकेट करेगा। देन हमारे न्यूरॉन्स इस मैसेज को लेंगे। न्यूरॉन्स मैसेज को कैसे लेंगे? देयर आर प्रेजेंट द कोऑर्डिनेटर्स। अब कोऑर्डिनेटर्स क्या है, मैं पहले ये समझा के देन आपको डायग्राम से रिवाइज करवा देता हूं। कोऑर्डिनेटर्स क्या है? अगर हम कोऑर्डिनेटर्स की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेटर्स अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेटर मींस कि हेल्प आउट करने वाला। कोऑर्डिनेटर क्या करता है? रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, किससे? रिसेप्टर से। रिसेप्टर इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और रिसीव करके पार्टिकुलर ऑर्गन के पास पहुंचाएगा जिसने उस मैसेज के अगेंस्ट रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई ख्वाहिशात बनी हुई हैं तो आपके ब्रेन में, आपके सेरिब्रम के पार्ट में, आपके सेरिब्रम में एक हमारा ऑर्गन है, आपके ब्रेन का एक पार्ट है जो आपकी इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। आपके फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो वो बताता है, आपकी आईज में से उसके लिए नजर आ रहा होता है कि कुछ गड़बड़ है। ठीक हो गया ना? तो वो जो आपकी आईज में उसके लिए कुछ नजर आ रहा होता है, जो उसकी आईज में आपके लिए कुछ नजर आ रहा होता है, दैट इज द रेस्पॉन्स दैट यू हैव सम इमोशंस फॉर हिम और हर। ठीक हो गया। तो ये आपको जनरल, ये आप लोगों को, आप बच्चे हैं ना, आप लोगों को समझने के लिए ये चीज पिकअप आप जल्दी करते हैं, इसलिए ये बात आपको बता रहा हूं। अब क्या है कि वो हमारे ब्रेन के पास वो मैसेज पहुंचाएगा और वो आपको इंटरप्रेट करके देन आपकी बॉडी में वैसा ही रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा। दैट इज अ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या करता है कि न्यूरॉन्स को हमारा मैसेज देता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्सेस, वो हमारे ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाती है। देन हमारे नर्व इंपल्स दोबारा मैसेज लेके आती है हमारे इफेक्टर के पास और हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल कि मेरे सामने अगर मुझे सुई चुभी है तो मेरे जो है ना वो टच के सेंसर ने उसको फील किया। फील करने के बाद वो न्यूरॉन वो मैसेज लेके गए हैं किसके पास? ब्रेन, पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड से अगर स्पाइनल कॉर्ड के पास उसका सोल्यूशन होगा वहीं से रिवर्स हो जाएगा। अगर स्पाइनल कॉर्ड के पास उसका सोल्यूशन नहीं है देन वो ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन उसका सोल्यूशन निकालेगा, दोबारा नर्व इंपल्स बनाएगा, वो न्यूरॉन्स को मैसेज देगी और दोनों इफेक्टर के पास आएगा और इफेक्टर रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे और मुझे जिधर से सुई चुभी है मैं उधर से हाथ पीछे करूंगा। दिस इज द रिस्पांस, क्विक रिस्पांस अपीयर इन अ नैनो सेकंड्स। ये अपीयर होता है, ये करता कौन है? हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। कोऑर्डिनेटर्स, नर्वस कोऑर्डिनेटर्स हमारे होते हैं न्यूरॉन्स, ये नर्व इंपल्स की फॉर्म में मैसेज लेके जाते हैं। देन इफेक्टर्स के पास आता है, इफेक्टर्स रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। रिस्पांस प्रोड्यूस करके हमारे जो रिस्पांस होता है वो हमारे बॉडी के अंदर आता है। देन वी मूव बैक द हैंड फ्रॉम द प्लेस वेयर वी आर हैविंग सम टीज। अब मैं आपको बताता हूं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेटर्स और दूसरे होते हैं केमिकल कोऑर्डिनेटर्स। जो नर्वस कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो न्यूरॉन्स मैसेज लेते हैं और दैट मैसेज कन्वेज इन द फॉर्म ऑफ द नर्व इंपल्स। देन सेकेंडली वो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आ जाते हैं। दूसरी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोगों ने कुछ लोग देखे होंगे अगर कमरे में सांप आ जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सांप को देख के भागते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सांप को देख के क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट स्टैंड अप लेते हैं, कहते हैं मैं इसकी मारसा, मैं इसको किल करूंगा, आई विल किल इट। तो हमारे किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल करते हैं। ग्लैंड्स की बात, जब केमिकल कोऑर्डिनेशन तो मैंने कहा था ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। जब केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात आती है तो जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करेंगे हार्मोन, और दैट इज आवर जेनेटिक्स कि हमने वहां से फाइट करनी है या वहां से फ्लाइट करना है। तो फाइट एंड टू फ्लाइट सिस्टम है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स एंड दैट आर द कोऑर्डिनेटर्स ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेटर्स, जो बताते हैं कि यहां से हमने फाइट करना है या
फ्लाइट करना है। समझ आ गई है ना? तो कोऑर्डिनेटर्स का काम क्या है, वो केमिकल कोऑर्डिनेटर्स जो है वो भी इंडिकेशंस देते हैं कि आपने यहाँ पे मतलब कि उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है परफॉर्म करना है, आपने किस तरह से परफॉर्म करना है, दैट टेल्स द कोऑर्डिनेटर्स। अब जब कोऑर्डिनेटर्स ने रिस्पॉन्स पूरा यहां से बना दिया है कि आपने फाइट करना है या फ्लाइट करना है, तो अगर आपने फाइट करना है या फ्लाइट करना है या आपने हाथ पीछे हटाना है या वो चीज आप हाथ रखे रखना है, वो चीज क्या है, वो मैसेज आएगा इफेक्टर के पास। देन इफेक्टर के अंदर फिर दो किस्म की कोऑर्डिनेशंस होती हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या है कि मैसेज कैरी करते हैं कोऑर्डिनेटर्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या मसल से ग्लैंड्स तक, मसल से ग्लैंड्स तक या फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से किधर लेके जाते हैं, उस पार्ट के पास जिसने वो एक्शन जो है, जो रेस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस करना, जो रेस्पॉन्स आपने शो करना होता है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेटर्स में ग्लैंड्स होते हैं और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सिक्रीशंस करते हैं, सिक्रीशंस करके कंप्लीट कर देते हैं। देन हमारे पास आ जाता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स में क्या है कि जब भी जैसे ही हमें वो मैसेज मिला है, मैसेज मिलने के बाद हम क्या करते हैं कि अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। दिस इज द रेस्पॉन्स जो हमारे स्टिमुलस ने डिटेक्ट करके प्रोड्यूस किया है फ्रॉम द स्टिमुलस टू द रेस्पॉन्स। ऐसे रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। अब हमारे पास रेस्पॉन्स दो किस्म के प्रोड्यूस होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट फास्ट बट शॉर्ट टाइम और दूसरे होते हैं स्लो बट लॉन्ग टाइम। जो नर्वस कोऑर्डिनेटर रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है वो इमीडिएट होता है, वो फौरन होता है बट शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेटर्स रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं दैट आर फास्ट बट दैट आर स्लो बट फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर द लाइफ टाइम, फॉर अ लार्ज टाइम। तो अगर हम डायग्राम की तरफ आते हैं, तो अगर मैं डायग्राम आपको समझाऊं, रिवाइज करवाऊं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो सबसे पहले रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स हमारे पास 5 सेंसेस हैं, टच, टेस्ट, हियर, विजन एंड, और पांचवी कौन सी है, एक होगी टेस्ट, दोबारा सुन, टेस्ट, टच, विजन, हियर, स्मेल। ठीक हो गया, 5 सेंसेस है हमारे पास। क्या होता है कि अगर मैंने इस बोर्ड को टच किया है तो मुझे किसी चीज ने बताया है कि आप इसको टच करो, और देन इन बच्चों को बताओ कि यहां से न्यूरॉन वो इंफॉर्मेशन लेगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स, लेके जाएगा, लेके आएगा ब्रेन के पास, ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, रेस्पॉन्स प्रोड्यूस, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उस इफेक्टर अपने मैसेज को दोबारा नर्व इंपल्स की फॉर्म में न्यूरॉन्स में से लेके जाएगा इफेक्टर के पास, इफेक्टर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और हम मसल या ग्लैंड उसमें से अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करके दिखा देंगे। ठीक हो गया। अगर ये हो गई हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन। दूसरी हमारे पास है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स कोई बॉडी का पार्ट होता है, कोई ऑर्गन हो सकता है, जैसे ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर मौजूद है, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड्स। उन ग्लैंड्स के पास ब्लड के जरिए ये मैसेज आएगा, ब्लड उस मैसेज को केमिकल्स की फॉर्म के अंदर देन एंडोक्राइन ग्लैंड को देगा, ग्लैंड वो उसके अकॉर्डिंग हार्मोन्स रिलीज करेगा और वो हार्मोन्स दोबारा से ब्लड में आएंगे और इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा शार्प इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, या तो आप उसके अगेंस्ट लड़ेंगे या उधर से भाग जाएंगे। तो दिस इज का द टोटल ऑफ आवर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड द कोऑर्डिनेटेड एक्शन। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल होता है, इजीली हमारे आप मैसेज में कमेंट्स में इजीली आप पूछ सकते हैं, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा दैट इज द न्यूरॉन। न्यूरॉन को स्टार्ट करेंगे। मैं सुबह से आपके सामने न्यूरॉन लगाई खड़ा हूं। तो न्यूरॉन होता क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और इसकी वर्किंग कैसे होती है, दैट इज आवर नेक्स्ट लेक्चर जो इस क्लास के बाद आपके सामने अपलोड किया जाएगा। यहां तक अगर आप लोगों को भी कंफ्यूजन है, वेरी फ्रैंक, इजीली आस्क फ्रॉम मी, देन वी विल स्टडी इट। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।